बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है पहले आप लोगों का तो पूछ लें। किसी का पिछले लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी पूछें। सर मेरा पुराने चैप्टर में से एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर वो जो शेयर स्कीम वाले हैं उसके कुछ क्वेश्चंस थे। सर अमाउंट पेड टू एक्वायर राइट और अमाउंट पेड टू एक्सरसाइज द राइट, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फर्क नहीं है। सॉरी सर। अमाउंट पेड टू एक्वायर द राइट और अमाउंट पेड टू एक्सरसाइज द राइट। यस सर। अच्छा, एक्वायर एक्सरसाइज राइट से यूजुअली मुराद ये होती है कि यानी अमाउंट पेड तो दोनों में है, इस बात में तो कोई फर्क नहीं है कि पैसे हैं और है ये कॉस्ट ही आपकी। ठीक है, यानी यस दोनों सर। अमाउंट्स जो हैं वो आपकी कॉस्ट बनती हैं। लेकिन एक फ़र्क ये है कि पहली जो अमाउंट है वो राइट को लेने के लिए, जो दूसरी अमाउंट है वो राइट को शेयर में कन्वर्ट करने के लिए। यानी राइट एक्सरसाइज किया तो उससे क्या हो जाएगा, पहले आपने राइट ले लिया, फिर जब राइट एक्सरसाइज करेंगे तो वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शेयर खरीदना या राइट को एक्सरसाइज करना, ये दोनों बातें एक ही है। ठीक है सर। और सर एक सेकंड सर, लीव इनकैशमेंट क्या होती है? लीव इनकैशमेंट होती है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को साल में कुछ छुट्टियां अलाउ करता है। ठीक है, एक तो होती है ना जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है, इसके यस सर। अलावा कुछ छुट्टियां एज पर लॉ या एम्प्लॉयर की पॉलिसी के मुताबिक होती हैं। मसलन यूजुअली एम्प्लॉयर क्या कहता है कि आपको साल में 10 दिन की छुट्टी जो है ना वो अलाउ है अगर बीमारी की। ठीक है? इससे ज़्यादा छुट्टियां अगर करेंगे तो हम पैसे काट लेंगे। इसी तरह वो एक साल में एक कंसेप्ट होता है एनुअल लीव्स का। जैसे आप लोगों की स्कूलों से गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना 2 महीने की, इसी तरह एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को रिक्रिएशनल लीव्स देता है, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की। ये एनुअल लीव्स जो हैं ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है ताकि वो फ्रेश हो जाए, वो कई छुट्टियां वुट्टियां गुजार के आए, और ये पेड लीव्स होती हैं। ठीक है, तो ठीक है सर। जो पेड लीव्स होती हैं उसमें फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एम्प्लॉई वो फ़र्ज़ किया काम की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है और काम किसी साल बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो छुट्टियां एम्प्लॉई नहीं ले पाता। तो उन उन छुट्टियों के एवज एम्प्लॉयर जो है ना फिर एम्प्लॉई को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो लीव इनकैशमेंट कहलाती है। ये कहीं पर पॉलिसी होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं नहीं होती। ठीक है सर। और सर एक बस लास्ट क्वेश्चन थी। हम्म। सर अगर जो जिस वक्त एम्प्लॉय जो है शेयर्स बाय करेगा, अगर राइट की कोई भी प्राइस नहीं चार्ज कर रहा एम्प्लॉयर उससे, मतलब फिर शेयर की प्राइस है, राइट की प्राइस नहीं है, हम्म। और फिर वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं उन शेयर्स को, तो सर फिर जब डिस्पोजल का जो है जितनी भी अमाउंट होगी रिसीव वो एज इनकम कंसिडर होगी ना? राइट के डिस्पोजल पे या शेयर के डिस्पोजल पे? शेयर के डिस्पोजल से। हाँ, उसमें से शेयर यानी शेयर भी जीरो वैल्यू पे मिला और राइट भी जीरो वैल्यू पे मिला, कॉस्ट कोई नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, शेयर की प्राइस थी लेकिन राइट की नहीं थी। अगर जो कॉस्ट होगी वो तो माइनस होगी ना, गेन तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ही आएगा ना। अच्छा सही सर, ये मैं एग्जांपल कर रही थी उसके अंदर उसमें कंसिडर नहीं किया हुआ था उसको। ये कैसे हो सकता है? कौन सी एग्जांपल है, कौन सी बुक है? सर राइस की है। वो आप मुझे क्वेश्चन जो है ना ईमेल करें तो मैं देखता हूँ उसमें कोई चीज़ आप या तो मिस कर रही होंगी या हो सकता है उसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत किया हो। लेकिन आप वो क्वेश्चन मुझे भेज दें तो मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्यों ऐसा किया। ठीक है। ठीक है, सही है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछें।
ओके, कल हम इस स्लाइड पर थे और हमने इसमें डिस्कस किया था इस स्लाइड में, हमने जब डिस्कस किया था तो हमने बात की थी कि अगर कोई सेस रेट या टैक्स पे हो रहा है और उसको एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा है, तो वो टैक्स एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि इनकम टैक्स इटसेल्फ है तो वो एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई और गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो रहे, तो वो टैक्सेस एज एन एक्सपेंस अलाउ रहेंगे। फिर हमने कल ये डिस्कस किया कि WWF और WPPF हमेशा एज एन एक्सपेंस अलाउ होते हैं क्योंकि उन्हें सेपरेटली स्पेसिफिकली लॉ में अलाउ किया गया है। आल्दो WWF और WPPF 60A और 60B, WWA और WWF और WPPF 60A 60FB के तहत खुसूसी तौर पर अलाउ है। फिर हमने कहा कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज नॉट एन एक्सपेंस और एसेट है आपका, क्योंकि इसको आपने क्लेम किसके अगेंस्ट करना है या एडजस्ट किसके अगेंस्ट करना है, आपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। तो आप इसका टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं तो इसको दो ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट ये होता है कि हम इसे इन एडमिजिबल एक्सपेंस करके तो इनकम में ऐड बैक कर देते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि जो बाकी जो पेमेंट है, जो ये टैक्स पे किया है, जो टैक्स एक्ट से डिडक्ट हुआ है, उसको हम अपनी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर देते हैं और फिर हमारे पास पेबल या रिफंडेबल की फिगर आ जाती है। फिर हमने तीसरा पॉइंट ये डिस्कस किया कि ऐसी कोई पेमेंट, मतलब आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं, कोई गुड्स की पेमेंट कर रहे हैं, आप किसी को कोई सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, कोई सैलरी पे कर रहे हैं, हो सकता है उस पेमेंट पर लॉ कहे आपसे कि भाई आपने इसके ऊपर टैक्स विदहोल्ड करना है, यानी किसी को पेमेंट करनी है तो पेमेंट करते हुए आपने टैक्स काटना है। तो अगर लॉ ये कहता है कि फला पेमेंट के ऊपर टैक्स काटो और अगर आप टैक्स नहीं काटेंगे तो लॉ आपको वो एक्सपेंस डिसअलाउ कर देगा। तो हमने कल ये भी देखा कि ऐसे एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाते हैं। अब इसी प्रोविजन को हम फर्दर पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट disallowance in respect of purchase of raw material and finished goods shall not exceed 20% of purchases। क्या कहता है कि जो डिसअलाउंस है रॉ मटेरियल की परचेजेस के ऊपर, वो मैक्सिमम डिसअलाउंस कितना होगा, 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ परचेज। इससे ज्यादा का डिसअलाउंस नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। इसमें नीचे कहता है एक्सपेंस इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹50,000 एंड, यहाँ पर लिखते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹50,000 एंड रॉ मटेरियल परचेजेस ऑफ रुपीज रुपीज 1,00,000 The raw material purchases were subject to deduction of tax, but no tax was deducted। 1,00,000 रुपए की उसने परचेजेस की, 1,00,000 रुपए की परचेजेस के ऊपर उस कहता है कि उसको टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं किया। तो हमने ये पढ़ा कि जब कोई पेमेंट करनी हो और उस पर टैक्स डिडक्ट करना हो, तो वो पेमेंट पे अगर टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अभी हमने साथ ये भी पढ़ा कि रॉ मटेरियल परचेजेस या फिनिश गुड्स की परचेजेस मैक्सिमम कितनी डिसअलाउ हो सकती है, 20% ऑफ द परचेजेस। तो 1,00,000 की परचेजेस थी, तो मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल परचेज विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स
20%, मैक्सिमम 20%। 20% कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज। तो मैक्सिमम डिसअलाउंस कितना रहेगा? 20,000 का। इससे ज्यादा का डिसअलाउंस नहीं हो सकता। 20% ऑफ टोटल परचेजेस। अच्छा, इसको इस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। एक्सपेंसेस इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000 एंड रॉ मटेरियल परचेज ऑफ 1 लाख रुपए। द रॉ मटेरियल परचेजेस was सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स, बट no tax was deducted on purchases of rupees 5,000 rupees, while remaining rupees 95,000 were appropriately subjected to tax। यानी उसने 5,000 रुपए की परचेजेस के ऊपर टैक्स कोई नहीं काटा, और रिमेनिंग जो 95 थी उनके ऊपर टैक्स काटा। ठीक है, तो टोटल परचेजेस कितनी है? 1 लाख रुपए। मैक्सिमम डिसअलाउंस कितना हो सकता है? 20% का। 20,000 रुपए तक का डिसअलाउंस हो सकता है, लेकिन उसने जो टैक्स नहीं काटा, यानी उसकी गलती जो है वो 20% से कम की गलती है। तो ये जो मैक्सिमम डिसअलाउंस है उससे कम की गलती है, तो फिर किस तरह अलाउ होगा? डिसअलाउ होगा 5,000 रुपए डिसअलाउ होगा। यानी 20,000 रुपए की तो मैक्सिमम डिसअलाउंस है, अगर गलती उससे कम की है तो जाहिर सी बात है फिर उससे कम ही डिसअलाउ होगा। फिर हम 20% की परचेजेस सारी की सारी डिसअलाउ नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछे। सर समझ नहीं आई 5,000 कैसा है? देखें, टोटल परचेजेस कितने की थी? 1 लाख रुपए की। ठीक है, उस 1 लाख यस की सर। परचेजेस में से 95,000 की परचेजेस ऐसी हैं जिनके ऊपर उसने प्रॉपरली टैक्स काटा है। तो जिस अमाउंट पे प्रॉपरली टैक्स काटा है वो तो डिसअलाउ नहीं होगी ना। यस सर। ठीक है, तो जो डिसअलाउ वाली अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपए। अब हमने कंपेयर किया, चेक किया मैक्सिमम डिसअलाउंस कितना हो सकता है। मैक्सिमम हो सकता है 20,000 का। तो ये तो उसका गलती जो है वो मैक्सिमम से कम की गलती है ना, तो इसलिए यस सर। जितनी गलती है सिर्फ उतना ही डिसअलाउंस होगा। अगर ठीक है गलती सर। मैक्सिमम से ज्यादा की हो तो फिर मैक्सिमम तक जाएंगे, अगर गलती मैक्सिमम से कम की हो तो फिर उतना ही रहेगा। यानी आप ये कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इसकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज द disallowance will be lower of actual default or 20% of purchases। ठीक है, तो डिसअलाउंस कितना होगा? जितना एक्चुअल डिफॉल्ट है या 20% ऑफ परचेजेस, विच एवर इज लेस। अब क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ये टैक्स जो है जो उसने डिफॉल्ट किया था वो सेक्शन 161 या 162 के तहत गवर्नमेंट रिकवर कर चुकी है। अब ये सेक्शन 161 और 162 आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आपने ये याद रखना है कि सेक्शन 21C के तहत तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा है, लेकिन ये सेक्शन 161 या 162 के तहत गवर्नमेंट के पास और भी तरीके हैं इस डिफॉल्ट को सजा देने के। तो समझिए कि अगर किसी को सेक्शन 161 या 162 में सजा मिल चुकी है या उससे रिकवरी हो चुकी है, तो अब ये डिसअलाउंस नहीं हो सकता। तो अभी इसकी एग्जांपल को देखते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। द रॉ मटेरियल परचेजेस वर नॉट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये तो
जब सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स नहीं है तो इस पर तो 20,000 रुपए का हमने लिखवा दिया। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ये तो पुरानी वाली एग्जाम्पल। आगे हम कहते हैं he the taxpayer also paid rent of rupees 30,000 and no tax was deducted, but the F but FBR recovered tax on rent under section 161 या लिखा होगा और 162 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। अब रॉ मटेरियल की परचेजेस के ऊपर तो उसने टैक्स नहीं काटा और उसके बारे में लिखा भी नहीं हुआ कि वो रिकवर नहीं हुई, तो रॉ मटेरियल परचेजेस के ऊपर तो हम वही कहेंगे कि 20% डिसअलाउ रहेगा। अगला वो कहता है कि रॉ मटेरियल परचेजेस पर तो टैक्स नहीं काटा और उसने रेंट के ऊपर भी टैक्स नहीं काटा। 30,000 का रेंट था और उस पर भी टैक्स नहीं काटा। अब अगर 30,000 के रेंट पर टैक्स नहीं काटा तो वो भी क्या हो जाना चाहिए, डिसअलाउ हो जाना चाहिए एज एन एक्सपेंस। हाउएवर आगे इंफॉर्मेशन देता है एंड नो टैक्स वाज डिडक्टेड बट एफबीआर रिकवर्ड ऑन रेंट टैक्स ऑन रेंट अंडर सेक्शन 161 या लिखा होगा कि 162। तो अगर वो हमने पढ़ा कि अगर टैक्स ऑलरेडी 161 या 162 में रिकवर हो चुका हो तो फिर वो एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। तो अब मैं इस प्रोविजन को दोबारा रीसमराइज करता हूँ। ये प्रोविजन क्या कहती है कि कोई पेमेंट जिसके ऊपर आपने टैक्स काटना हो एज ए विदहोल्डिंग एजेंट और आपने टैक्स नहीं काटा तो वो एज एन एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगी। हाउएवर अगर रॉ वो एक्सपेंस आपका रॉ मटेरियल परचेजेस की सूरत में हो या वो एक्सपेंस आपका फिनिश गुड्स की सूरत में हो तो मैक्सिमम डिसअलाउंस कितना हो सकता है, 20% ऑफ परचेजेस। और अगर फर्ज किया उस पेमेंट के ऊपर आपसे टैक्स सेक्शन 161 या 162 के तहत ऑलरेडी रिकवर हो चुका है तो फिर कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आई है? जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये मैंने पूछना था कि अब ये रॉ मटेरियल के केस में एक कंफ्यूजन है सर, मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो बायर है वो टैक्स डिडक्ट करेगा? बायर टैक्स डिडक्ट करेगा सर हाँ मतलब तो ये विद हम होल्डिंग की जैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या देखें चक्कर है। देखिए जी विद होल्डिंग, अब इसको जरा पहले प्रॉफिट एंड लॉस को देखें। जी हम डिस्कस किस चीज को कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे जो एक्सपेंसेस हैं उनमें से कौन से जी एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे। ठीक है, जो मैं एक्सपेंस जी पे कर रहा हूँ बिल्कुल। उनमें से कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे। अब मैं अगर कोई एक्सपेंस इनकर करता हूँ तो उसकी पेमेंट कौन करेगा, मैं खुद ही करूंगा ना। यस सर। ठीक है, मसलन एक्सपेंस मेरा रेंट जी का है, सैलरी का है, रॉ मटेरियल परचेजेस का है, फिनिश गुड्स का है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब मैं ये एक्सपेंस इनकर करता हूँ तो लॉ ने बाज़ जगहों पर ये कहा होता है कि इस एक्सपेंस के ऊपर, यानी अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, आप रेंट पे करते हैं, तो इस एक्सपेंस के ऊपर लॉ मेरी ड्यूटी लगा देता है कि आपने एज ए विदहोल्डिंग एजेंट टैक्स डिडक्ट करना है। तो टैक्स कौन ठीक। डिडक्ट करेगा, पेयर डिडक्ट करेगा, जिसका एक्सपेंस है वही पे करेगा ना, और वही फिर क्या करेगा, टैक्स दूसरे आदमी का डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक। अगर वो उस आदमी का, दूसरे आदमी का जिसको मैंने पेमेंट करनी है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं करता तो वो एक्सपेंस मुझे क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। मसलन इसकी मिसाल इस तरह से लें, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है, यस सर। एसबीएम जो है, एसबीएम ने जो जगह किराए पर ली हुई है उसका एसबीएम रेंट पे करता है। यस उस सर। रेंट के ऊपर टैक्स काटने की जिम्मेदारी किसकी है, एसबीएम की। और सही। अगर एसबीएम उस रेंट को पे करते हुए पूरा का पूरा रेंट मालिक मकान को दे देता है
उस लैंडलॉर्ड को दे देता है और उसका कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करता, जी तो एसबीएम को रेंट का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। सही अभी सही क्लियर है? सही। सर ये लेकिन क्लियर है, एक बात ये समझ नहीं आ रही अब रेंट के केस में सर, ये टैक्स ओनर क्यों नहीं देता, मतलब जो देखें, अब ये जो टैक्स जो है ना, जी टैक्स तो हर बंदे ने अपना अपना टैक्स खुद देना होता है, ठीक है। यस सर ये पॉइंट कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये टैक्स हर बंदे ने, मसलन एसबीएम ने अपनी इनकम पर खुद टैक्स देना होता है, और जी जो रेंट का जो लैंडलॉर्ड है उसकी इनकम क्या है, उसकी इनकम है रेंट। लेकिन यस सर लैंडलॉर्ड ने टैक्स कब पे करना है? लैंडलॉर्ड तो टैक्स पे करता हाँ है जब साल खत्म होगा, अपनी रिटर्न जमा करवाएगा, उस वक्त पे करेगा ना। सही तो गवर्नमेंट को पैसे तो जी पहले जी चाहिए, ठीक है। जी सही तो सही गवर्नमेंट को सही जब सही पैसे पहले चाहिए तो गवर्नमेंट कहता है कि जो बंदा पेमेंट करे वो उसमें से टैक्स काट के पहले ही गवर्नमेंट को पहुंचा दे, ठीक सही हो क्या। सही अब ठीक वो है जब पैसे ठीक है पहले गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे तो जब रेसिपिएंट जिसकी आमदनी है, जब वो साल के आखिर में अपनी रिटर्न बनाएगा, वो अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा, जैसे हमने यहाँ पे लायबिलिटी कैलकुलेट की। फिर हम जी ये सर 16,000 की, फिर हम क्या कहेंगे, जनाब मेरी लायबिलिटी तो है 16,000, लेकिन लोगों ने पहले ही मेरा 20,000 रुपए का टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे दिया हुआ है। तो जी मैं सर क्या कहूंगा, भाई गवर्नमेंट अब आप मुझे रिफंड करें, अब मैंने कुछ नहीं देना, अब आपने मेरे पैसे सही देने, ठीक है। ठीक है तो ये ठीक है एक ठीक है तरीकाकार गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है ताकि गवर्नमेंट को टाइम पर पैसे मिलते रहें और उससे वो अपने सही रूटीन के खर्चे मीट करती रहे। अभी क्लियर है? ठीक है सर सही सर। अच्छा और एक और क्वेश्चन है सर, ये कल के ही क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल है ना सर, इसमें इसमें कैपिटल गेन हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है उसमें से, लेकिन फिर दोबारा हमने ऐड किया हुआ है, ये जो हम्म, दोबारा ऐड किया हुआ है ये जरा एक दफा एक्सप्लेन करें सर, ये क्यों हाँ, किया हुआ है हमने। देखें कैपिटल गेन हमने पहले ये बताएं सब्ट्रैक्ट क्यों किया था, यहाँ से जी सर हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट क्यों किया था, फिर एडिशन समझ में आएगी ना। हमने यहाँ से बाहर क्यों निकाला है कैपिटल गेन? सर क्योंकि वो रेवेन्यू में इंक्लूडेड था। रेवेन्यू में इंक्लूडेड था वो। अभी हम क्या वर्कआउट कर रहे हैं, हम बिजनेस इनकम वर्कआउट कर रहे हैं। जी सर हमने पांचों सोर्सेज ऑफ इनकम को अलग अलग करना है, जी जी ठीक है। सही इसलिए मैंने रेवेन्यू में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शामिल थी, उसे भी बाहर कर दिया, माइनस कर दिया, और कैपिटल सही गेन को भी माइनस कर दिया। तो जी सर उससे मेरे पास ये कौन सी आ गई, 10,000, 1,10,000 रुपए, कौन सी इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिजनेस आ जी गई। लेकिन जी सर मैंने टैक्स तो देना है ना कैपिटल गेन के ऊपर भी, जी ठीक है। तो मैंने उसके जी ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जब मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या करना होता है कि नॉर्मल टैक्स रिजीम जो है, ये हाईलाइट किया मैंने, नॉर्मल जी टैक्स रिजीम की सारी इनकम को मैं इकट्ठा कर देता हूँ। नॉर्मल सही टैक्स रिजीम सही में आपकी बिजनेस इनकम भी है, आपकी कैपिटल गेन्स भी हैं, आपके कोई और इनकम भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल टैक्स रिजीम की सारी इनकम को इकट्ठा करता हूँ, इसलिए मैंने नीचे जाके उसे ऐड किया है टैक्सेबल, ओवरऑल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। पहले मैंने अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें से बिजनेस इनकम कितनी है, इसमें से कैपिटल गेन कितना है, इसमें से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी है, इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है। जब मैंने अलग अलग कर लिया तो अब मैं क्या करूंगा, जो इनकम तो सेपरेट स्लैब के मुताबिक है, जैसे इनकम फ्रॉम जी प्रॉपर्टी है, इसके तो अपने स्लैब है जी ना, इसको तो मैं जी सर अलग ही रखूंगा, और इसकी मैंने टैक्स लायबिलिटी भी क्या की, अलग कैलकुलेट कर ली। अलग ही जी जी लेकिन जो नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम है उनको पहले मैं इकट्ठा करूंगा। सही इकट्ठा करने के बाद मैं उस नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम को मैं कहूंगा कि अच्छा इसमें से देखूं कि ये सैलरीड पर्सन बनता है या नॉन सैलरीड पर्सन बनता है, जी ठीक जी है। फिर अगर वो सही सैलरीड पर्सन बनेगा तो मैं उसके ऊपर सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट अप्लाई कर दूंगा, और अगर वो सही नॉन सैलरीड पर्सन होगा तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर नॉन नॉन सैलरीड सैलरीड पर्सन। के लिए सही ठीक है अभी क्लियर समझ है? गया सर। जी जी सर थैंक यू सर। ओके। अच्छा जी, ये पहली स्लाइड हो गई। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन करने से पहले
एक दफ़ा मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ, तो सब लोग दोबारा जो है ना वो लॉग इन हो जाए प्लीज़। मैं भी लॉग आउट कर रहा हूँ।